नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुनाइट। मैं हूं स्वाति रायना। नोटबंदी ने जीडीपी ग्रोथ को तगड़ा झटका दिया है। वित्त वर्ष 2016-17 में जीडीपी ग्रोथ 7.1% रही, जबकि 2015-16 की संशोधित जीडीपी ग्रोथ 8% रही थी। नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर जनवरी से मार्च तिमाही में पड़ा है। चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 6.1% रही है, जो कि पिछली तिमाही में 7% थी। उम्मीद यह थी कि आईआईपी और डब्ल्यूपीआई के बेस ईयर में बदलाव से जीडीपी ग्रोथ में उछाल देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वित्त वर्ष 2016-17 में जीवीए ग्रोथ 6.6% रही, जबकि 2015-16 में जीवीए ग्रोथ 7.9% रही थी। जनवरी से मार्च तिमाही में जीवीए ग्रोथ 5.6% रही। नोटबंदी के बाद कृषि सेक्टर को छोड़कर सभी सेक्टर के ग्रोथ पर असर पड़ा है। हालांकि चीफ स्टैटिस्टिशियन टीसी अनंत ने कहा कि ग्रोथ रेट में गिरावट के लिए कई वजहें हैं और सिर्फ नोटबंदी को इसकी वजह नहीं बताया जा सकता है। करंट क्वार्टर का ग्रोथ दूसरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देख सकते हैं और करंट प्राइसेस पे भी देख सकते हैं। इन सारों को आप जोड़ के देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि इकोनॉमी में अभी भी बहुत सारा डायनेमिज्म है। डिमोनेटाइजेशन का क्या इंपैक्ट हुआ, एक नंबर से जोड़ना और उसके साथ और कोई एनालिसिस नहीं करना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मैं एनालिटिकल कंप्लीटनेस देखना चाहता हूं। सिंपल बिफोर एंड आफ्टर आर्गुमेंट्स में बिलीव नहीं करता। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया और मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन का कहना है कि जीडीपी के आंकड़े अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे परेशान हुआ जाए। सारे फैक्टर्स को देखते हुए फोर्थ क्वार्टर की ग्रोथ 6.1% ठीक है मुझे लगता है, क्योंकि हमारा जो फोर्थ क्वार्टर 15-16 का था उसमें बड़ी अच्छी ग्रोथ हुई थी, नंबर काफ़ी थे, तो बेस का इफेक्ट भी थोड़ा पड़ रहा है। उसके अलावा जो WPI है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वो फोर्थ क्वार्टर में आशा के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। Broadly, the data are consistent with what we'd said in the monetary survey. I mean, we said very clearly that the the quarter that you'd expect to be the weakest would be the fourth quarter, because that's when, if you did the the arithmetic correctly on how monetary aggregates were behaving, the fourth quarter would be the one where you would see the biggest impact. I think that we also said that would bottom out as remonetization takes place. That would bottom out, and I think we can maybe see some signs of the bottoming out and a recovery in the nominal aggregates, which in fact did pick up in the fourth quarter. जीडीपी के अलावा कोर सेक्टर ग्रोथ भी 3 महीनों में सबसे कम रही है। अप्रैल महीने में 8 कोर ग्रोथ जो रही है इंडस्ट्री की, वो 2.5% रही है, जो मार्च में 5.3% थी। और सेक्टर्स की बात करें तो कोल इंडस्ट्री की ग्रोथ 10% से गिरकर 3.8% हो गई है। स्टील उत्पादन की ग्रोथ 11% से गिरकर 9.3% रही है। क्रूड की उत्पादन ग्रोथ में गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल में नेचुरल गैस उत्पादन की ग्रोथ 8.3% से गिर गई है। दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया को निजी हाथों में देने की कवायद शुरू हो चुकी है। नीति आयोग ने सरकार को दी अपनी रिपोर्ट में एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी बेचने की सिफारिश की है। वहीं प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एयर इंडिया के निजीकरण पर विचार किया जा रहा है। इस बीच एयर इंडिया को कंगाली की हालत में पहुंचाने वालों पर सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस मामले में सीबीआई ने 3 एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। एयर इंडिया को कंगाली की हालत में पहुंचाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इस मामले में सीबीआई ने 3 एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर की कॉपी जी बिजनेस के पास है। एफआईआर के मुताबिक एयर इंडिया के नुकसान की बड़ी वजहों में मुनाफे वाली रूट पर उड़ानों को बंद करना बताया गया है। एफआईआर के मुताबिक एयर इंडिया ने 6 इंटरनेशनल और 9 घरेलू रूट्स को बंद कर दिया, जिसका सीधा फायदा प्राइवेट एयरलाइंस को हुआ।
एफआईआर के मुताबिक एयर इंडिया ने अहमदाबाद जयपुर, अहमदाबाद बेंगलुरु, भुवनेश्वर बेंगलुरु, मुंबई वडोदरा और मुंबई पुणे जैसी मुनाफे वाली रूट्स को छोड़ दिया। इससे जेट एयरवेज, इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट और पैरामाउंट ने फायदा कमाया। एफआईआर के मुताबिक तत्कालीन सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल के कहने पर एयर इंडिया ने मुनाफे वाले रूट छोड़े। सीबीआई एयर इंडिया की ओर से बंद किए गए इंटरनेशनल रूट्स की भी जांच कर रही है। सीबीआई एयर इंडिया के जिन इंटरनेशनल रूट्स की जांच कर रही है उनमें कोलकाता बैंकॉक, कोलकाता ढाका, दोहा कोचीन और कोचीन कुवैत प्रमुख हैं। साथ ही एयर इंडिया ने मुंबई दोहा और मुंबई दुबई जैसे मुनाफे वाले रूट्स को भी प्राइवेट एयरलाइंस के लिए छोड़ दिया। हम लोग पूरा सहयोग देंगे। जो भी हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनको जो जो आंकड़ों की ज़रूरत हो, जो जो फाइलों की ज़रूरत हो, वो हम लोग बिल्कुल देने को तैयार हैं। जिन बातों की आप जिक्र कर रहे हैं वो इतिहास की बातें हैं, हम लोगों के आने के पहले की बातें हैं। हमारा इस समय जो काम है और जो हमारी जिम्मेवारी है वो यह है कि हम लोग पूरी तरीके से सहयोग दें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, और जहाँ भी उनको जो फैक्ट्स हैं, जो आंकड़े हैं, जहाँ भी उन्हें ले जाते हैं वो अपने आप वो उसका नतीजा तय करेंगे और ये तय करेंगे कि किस प्रकार से उसे न्यायालय पहुंचाया जाए। सीबीआई की एफआईआर में पूर्व एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल का नाम है, लेकिन पटेल का कहना है कि सभी फैसले यूपीए सरकार ने सामूहिक तौर पर लिए। एयर इंडिया के विमान खरीद की मंजूरी पी चिदम्बरम की अध्यक्षता वाली ईगॉम ने दी थी, इसलिए प्रफुल्ल पटेल और पी चिदम्बरम पर सीधे तौर पर सवाल उठ रहे हैं। अब नीति आयोग ने केंद्र सरकार के कर्ज में दबी एयर इंडिया को पूरी तरह बेचने का सुझाव दिया है। नीति आयोग की ओर से तैयार रोडमैप के मुताबिक एयर इंडिया के 30,000 करोड़ के कर्ज को माफ करने का सुझाव दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया पर करीब 60,000 करोड़ का कर्ज है, जिसमें करीब 21,000 करोड़ रुपए विमान खरीद से जुड़े कर्ज हैं और 8,000 करोड़ रुपए का वर्किंग कैपिटल है। 2015-16 में एयर इंडिया का ऑपरेटिंग मुनाफा 105 करोड़ था, लेकिन एयरलाइंस को हर साल 4,000 करोड़ ब्याज के चुकाने होते हैं। ऐसे में नीति आयोग का सुझाव है कि और नुकसान हो इससे पहले इसे बेच देना चाहिए। अगर आपको एयर इंडिया को मुनाफे में करना है तो इसमें बहुत भारी बदल करना पड़ेगा। एयर इंडिया का चेयरमैन एक लीडर होना चाहिए, ना कि आईएएस इंडियन रेलवे सर्विस से होना चाहिए। सीनियर मैनेजमेंट अकाउंटेबल होनी चाहिए। यूनियंस को कंट्रोल करने के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, वेज कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो किया जाए, लेकिन जब तक सरकारी नियंत्रण रहेगा तो ना तो हम एसेट्स के लिए प्रोडक्टिव होंगे, ना हम डिसीजन मेकिंग में फास्ट होंगे, ना हम कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। महाराजा की शान को बनाए रखने के लिए इसके निजीकरण के अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं दिख रहा, लेकिन सवाल यह है कि इसे कंगाली तक पहुंचाने के पीछे कहीं कोई सोची समझी साजिश तो नहीं। संतोष कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने भी कहा है कि एयर इंडिया के निजीकरण पर विचार करना चाहिए। एयर इंडिया को रिवाइव करने के लिए सरकार काफी पैसा लगा चुकी है, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि निजीकरण ही एक रास्ता बचता है। मेरा मतलब ये कि रिवाइव पब्लिक सेक्टर में इसको और करना अब इस स्थिति में, जबकि 40,000 करोड़ रुपए का इसका डेट है वगैरह, और बहुत कोशिश इसको की गई है। वैसे हालांकि अभी इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो पॉजिटिव आ गया है, तो कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। पर मैं समझता हूँ कि अब हमें रिवाइवल कई बार इसमें हम कर चुके हैं, इसमें काफ़ी सरकार ने पैसा लगाया भी है, पब्लिक मनी है, ये टैक्स पेयर का मनी है। इसको कब तक हम टैक्स पेयर के पैसे को लेकर इसमें लगाते जाएं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि अब हमें एक बार जो है इसका प्राइवेटाइजेशन भी देखना चाहिए। तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रहेगा या पूरी तरह से डिसइन्वेस्टमेंट रहेगा कि पूरी तरह से बेच दिया जाए इसको? नहीं, अब ये तो आगे जो है जब ट्रांजैक्शन एडवाइज़र वगैरह अपॉइंट होंगे, अगर ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है और इसमें अगर ट्रांजैक्शन एडवाइज़र फिर अपॉइंट होता है तो उस समय फिर सारा निर्णय होगा इस विषय में कि किस तरीके से इसको प्राइवेटाइज़ करना है, क्या सरकार की इसमें स्टेक रहेगी या नहीं रहेगी।
क्या डोमेस्टिक बायर्स ही इसके लिए इनवाइट किए जाएंगे? क्योंकि आपके एक ये भी रहा है कि आप जो विदेशी एयरलाइंस हैं उसको ना बेचा जाए, सिर्फ डोमेस्टिक्स को बेचा जाए, एक कंडीशन। हाँ, तो ये भी सरकार में चर्चा चल रही है अभी। तो ये सब निर्णय, मतलब सारे प्रश्न अभी तो ओपन है कि बेचा जाए या ना बेचा जाए, किसे बेचा जाए, कितना बेचा जाए, ये सारे ही प्रश्न जो हैं अभी टेबल पर हैं। निर्णय जहाँ तक मेरी नॉलेज में आता है इस विषय पर इन तीनों प्रश्नों में से किसी एक पर भी कोई निर्णय नहीं हुआ है। क्योंकि डेट कंपनी का सर काफ़ी ज़्यादा, तो डेट पहले कम करना पड़ेगा, उसको टेक ओवर करना पड़ेगा, सरकार उसको टेक ओवर करेगी, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। हाँ, वो भी एक जो ये चौथा सवाल है कि डेट के बारे में क्या किया जाएगा, और अगर इसमें से कुछ डेट का कुछ हिस्सा अगर सरकार अपने बजट से अगर भरती है तो कितना हिस्सा भर पाएगी। सो ये भी एक प्रश्न है। तो कई प्रश्न इसमें हैं क्योंकि प्रक्रिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। शेयर मार्केट की बात करें, आज के कारोबार में बाजार ने नया रिकॉर्ड स्तर छुआ। सेंसेक्स ने 31,255 और निफ्टी ने 9,649 का उच्चतम स्तर बनाया। बैंक निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ। हालांकि सीमित दायरे के बीच बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 14 अंक और निफ्टी 3 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। रियल्टी, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, फार्मा, सीमेंट और एविएशन शेयरों में खरीदारी थी। वहीं मेटल, टेलीकॉम, चुनिंदा एनबीएफसी शेयरों में बिकवाली रही। बाजार के जानकार क्या कहते हैं, सुनिए। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी करेक्शन आता है, कोई भी फॉल आता है मार्केट के अंदर, तो ये फॉल के अंदर एटलीस्ट सिलेक्ट फंडामेंटल वाली जो कंपनी है उसके अंदर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का जो क्लाइमेट है, इम्प्रूवमेंट्स जो हो रहे हैं अर्निंग्स के अंदर, कॉर्पोरेट अर्निंग्स का हम लोग एक आउटलुक देख रहे हैं कि करीबन 15 से 20% के बीच में अर्निंग्स इंप्रूव होने जा रहे हैं। भारी एनपीए के बोझ तले दबे आईडीबीआई बैंक का टर्न अराउंड प्लान तैयार हुआ है। इस प्लान के तहत नॉन कोर एसेट्स बेचकर आईडीबीआई बैंक 2,500 करोड़ रुपए जुटाएगा। इस बैंक का ग्रॉस एनपीए एक साल में 20,000 करोड़ से बढ़कर करीब 45,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2016-17 तक आईडीबीआई बैंक का ग्रॉस एनपीए 21.25% और नेट एनपीए 13.21% बढ़ा है। आईडीबीआई बैंक के पास मुंबई में ही करीब 600 फ्लैट्स हैं, जिसमें 36 जॉली मेकर्स टावर में हैं। बैंक ने देश भर में पहले अपने कॉर्पोरेट ऑफिस को शिफ्ट करके 240 करोड़ रुपए बचाने का प्लान तैयार किया है। कॉर्पोरेट ऑफिस को नजदीकी ब्रांच में शिफ्ट करने की काम की शुरुआत भी हो चुकी है। वहीं नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि बैंकों के एनपीओ की समस्या पर अगले 6 महीनों में काफी हद तक काबू पा लिया जाएगा। जी मीडिया से खास बातचीत में पनगढ़िया ने कहा कि नए बैंकिंग अध्यादेश से एनपीए की समस्या को सुलझाने में मदद मिलेगी। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं इनको किसी तरीके से बैंकिंग सिस्टम्स में से बाहर निकाला जाए, ये प्रक्रिया इस वक्त अब शुरू हुई है। वो जो ऑर्डिनेंस आई थी अभी आरबीआई के एक्ट में सुधार लाने के लिए, तो उसका असर अब ये ज़रूर होगा कि जल्दी ही अगले करीब 6 महीने में मैं समझता हूँ कि हमें काफ़ी सारे जो एनपीएस हैं वो बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकाल लिए जाएंगे। अब फिर ऑफ कोर्स वो उनको रिजॉल्व करना, उनको रिवाइव करना जो भी है वो प्रक्रिया तो भाई लंबी चलेगी, पर बैंकिंग के दृष्टिकोण से काफ़ी सारे जो हैं ये एनपीएस वो बाहर निकाल लिए जाएंगे। निजी बैंकों की देखा देखी कई सरकारी बैंकों ने अपनी सेवाएं महंगी कर दी हैं या फिर जल्दी इसे महंगा करने वाली है। दरअसल एसबीआई ने कल से बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट वालों के लिए 10 पन्नों के चेकबुक के लिए 30 रुपए फीस वसूलने का फैसला किया है, जबकि 25 लीफ वाले चेकबुक पर 75 रुपए और 50 लीफ वाले चेकबुक पर 150 रुपए चार्ज लगेगा। रुपे क्लासिक कार्ड के अलावा दूसरे डेबिट कार्ड जारी करने पर ग्राहकों से चार्ज लिया जाएगा। बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट वाले ग्राहकों से नकद निकालने के लिए भी ज्यादा चार्ज वसूला जाएगा। बैंक की शाखा में 4 बार निकासी के बाद अगली निकासी पर 50 रुपए, जबकि दूसरे बैंक के एटीएम्स पर 20 रुपए और एसबीआई नेटवर्क के एटीएम्स पर 10 रुपए वसूले जाएंगे। इसके साथ ही सर्विस टैक्स भी लगेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी लोकल चेकबुक जारी करने, सिग्नेचर वेरिफिकेशन, मोबाइल नंबर बदलने, फोटो अटेस्ट डेबिट कार्ड बदलवाने के लिए 115 रुपए वसूलेगा और सिग्नेचर बदलने पर 175 रुपए फीस लगेगी। साल भर से पुरानी हर एंट्री की जानकारी मांगने पर 230 रुपए और उससे कम की हर एंट्री की जानकारी मांगने पर 173 रुपए लगेंगे।
One more area which I would like to mention here, that while the banks have been granted autonomy in fixing, say, minimum average balance or the charging for premier services or whatever it is, but it should not be used as an excuse to deny or drive away services to the common man. And this is what we are at pain to observe in some of the institutions. It is moving in that direction. इंडेक्स प्रोवाइडर्स के लिए सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, जिससे कैपिटल मार्केट में इंडेक्स बनाने के तरीकों में ट्रांसपेरेंसी आएगी। इंडेक्स कैसे बनाया गया, ये जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। कंसल्टेशन पेपर के मुताबिक गवर्नेंस का कड़ा स्ट्रक्चर होना चाहिए। वहीं अगर इंडेक्स बनाने में थर्ड पार्टी शामिल है तो निगरानी जरूरी है। कंसल्टेशन पेपर में यह भी शामिल है कि हितों में टकराव न हो और संवेदनशील जानकारी किसे दी जाए, ये बताया जाए। कंसल्टेशन पेपर के मुताबिक विसल ब्लोअर पॉलिसी जरूरी हो ताकि गड़बड़ियां सामने आए। साथ ही 5 साल तक ऑडिट के दस्तावेज, लिखित रिकॉर्ड भी रखने होंगे और विदेश में कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया तो सेबी को बताना होगा। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी शक्तिकांत दास आज रिटायर हो गए। दास 37 साल तक सरकारी सेवा में रहे। अपने रिटायरमेंट के बाद शक्तिकांत दास ने कहा कि वो अपने 37 सालों की सर्विस से बेहद खुश हैं। उन्होंने कई अहम पदों पर काम किया और उन्हें सेवा का बेहतर मौका भी मिला। शक्तिकांत दास के रिटायरमेंट के बाद कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी तपन राय को अतिरिक्त कार्यभार सौंपते हुए इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी बनाया गया है। Today on my superannuation, and it has been a very satisfying experience, and very satisfying, especially in the last 3 years. The kind of changes and the kind of key reforms and the kind of structural changes and policy initiatives that have been taken. I was fortunate to be part of this whole exercise in the finance ministry. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल सितंबर में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे और इस मौके पर जापान के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखने के बाद ही मुंबई अहमदाबाद ट्रैक पर काम शुरू होगा। प्रोजेक्ट का काम 5 साल में पूरा होने की उम्मीद है। रेलवे मंत्रालय ने बुलेट ट्रेन को 2022 तक चलाने का लक्ष्य रखा है। 508 किलोमीटर लंबा मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पूरी तरह से एलिवेटेड होगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की फंडिंग जापान सरकार करेगी और इस पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अब जी बिजनेस एक्सक्लूसिव खबर, जिसके मुताबिक मोबाइल की IEMEI नंबर यानी कि इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी पर सरकार कानून बनाने की तैयारी में है। यानी अब IMEI नंबर से छेड़छाड़ करने वाले हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रखने पर सजा का प्रावधान होगा। दरअसल मोबाइल की पहचान इसी नंबर से होती है। सरकार को IMEI से छेड़छाड़ करने की कई शिकायतें मिली थी, जिसके तहत एक ही नंबर से 3 से 4 मोबाइल तक ऑपरेट किए जा रहे थे। चलिए, वक्त हो गया है ट्रेंडिंग न्यूज का। सहवाग से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक कौन रहा आज सोशल मीडिया पर वायरल, नजर डालते हैं। आज दुनिया वर्ल्ड टोबैको डे मना रही है। जाहिर है ट्विटराटी कैसे पीछे रहने वाले हैं। कई यूजर्स ने इसके बुरे प्रभाव पर तीखी टिप्पणी की। हालांकि सबसे मजेदार ट्वीट सहवाग ने किया। सहवाग ने लोगों को अपने मुंह से धुआं ना फैलाने को कहा। बाबा राम रहीम ने भी स्मोकिंग क्विट करने की सलाह लोगों को दी। #IIT मद्रास भी कल से टॉप ट्रेंड में बना हुआ है। बीफ फेस्ट के दौरान एक PhD छात्र की पिटाई कर दी गई। बस फिर क्या था, सो कॉल्ड लिबरल और भक्त ब्रिगेड के बीच वर्चुअल वॉर स्टार्ट हो गई। इस बीच #OpenYourMouth TNCM वायरल हो गया। लोगों ने इस मामले में तमिलनाडु CM पर हमला करना शुरू कर दिया और केरला के CM की तरह आगे आकर अपना स्टैंड रखने की मांग की। हालांकि कुछ यूजर्स ने इस मुद्दे को नॉर्थ वर्सेस साउथ का मुद्दा न बनाने की सलाह दी। वहीं इस पर कुछ लोगों का अलग ही नजरिया रहा। भारत ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी के प्रैक्टिस मैच में बांग्लादेश को धो डाला, लेकिन मैच के बाद टीम इंडिया से ज्यादा सहवाग की चर्चा रही।
दरअसल सहवाग ने लाइव कमेंट्री के दौरान कहा कि भारत अपने बेटे के साथ खेलने से पहले अपने पोते के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। सहवाग का ये कमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके अलावा दादा यानी सौरभ गांगुली पर सहवाग का कमेंट भी ट्रेंडिंग रहा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी अजीबोगरीब वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन के लिए हमेशा ट्रेंड करते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। ट्रंप ने ट्वीट किया कि लगातार विरोधी प्रेस कॉफीफी के बावजूद, जिसके बाद ट्विटर यूनिवर्स ने इस कोड को डीकोड करने की ठानी। ट्रंप का यह ट्वीट कुछ ही घंटों में वायरल हो गया और 1 लाख से ज्यादा बार रीट्वीट किया गया। इसी के साथ न्यूज टुनाइट में बस इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देखते रहिए जी बिजनेस।